तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक गिलहरी को देखते हैं जो अपने अखरोट को लेकर आइस में घूम रही होती है। फिर वो उस अखरोट को बर्फ में घुसाने की कोशिश करती है, जिससे उस बर्फ की जमीन में दरार पड़ जाती है और वो दरार बढ़ते बढ़ते बर्फ के पहाड़ तक पहुंच जाती है, जिससे बर्फ नीचे गिरने लगता है। यहाँ गिलहरी अपने अखरोट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर आगे जाने के बाद वो दो बर्फ के पहाड़ के बीच में आने वाली होती है। कैसे तो वो खुद को बचा लेती है। फिर से वो अपने अखरोट को ढूंढने लगती है, मगर वो एक हाथी के पैर के नीचे आ जाती है। फिर हम वहाँ पे कई सारे एनिमल को देखते हैं जो बर्फ की वजह से माइग्रेशन कर रहे होते हैं। फिर हम एक हाथी को देखते हैं जिसका नाम मैनफ्रेड होता है, जो कि उन सब से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। फिर हम सीड को देखते हैं जो एक पेड़ के ऊपर सो रहा होता है। जब वो नींद से उठ जाता है तो वो देखता है कि सारे एनिमल और उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है और भगवान से कहने लगता है कि इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर हम दो राइनो को देखते हैं जो एक फ्लावर को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे सीड आ जाता है और उस फ्लावर को उठा लेता है, जिससे वो राइनो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। सीड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने लगता है, जिससे दोनों राइनो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाने के बाद सीड मैनी से टकरा जाता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। तभी दोनों राइनो वहाँ पहुंच जाते हैं और वो मैनी से कहते हैं कि उस स्लॉथ को हमारे हवाले करो, मगर मैनी उनको धमकी देकर कहता है अगर तुम आगे बढ़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त मैनी एक पहाड़ की चोटी पे होता है। खैर वो राइनो उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर मैनी काफी आसानी से उन्हें उठाकर फेंक देता है, जिसे देखकर सीड काफी खुश होता है। मगर तभी और दोनों उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। सीड मैनी से कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर एक टीम बनाए जिससे कोई भी हमें नहीं मार सकता, मगर मैनी उसे इनकार कर देता है और उससे कहता है मेरा पीछा मत करो, जिससे नाराज होकर सीड वापस जाने लगता है। जहाँ राइनो सीड का ही वेट कर रहे होते हैं। उनसे घबराकर सीड मैनी को फॉलो करने लगता है। आगे हम इंसानों की बस्ती को देखते हैं जो कि एक वाटरफॉल के पास रहते हैं। वहाँ पर हम एक छोटे बच्चों को देखते हैं जिन्हें दो टाइगर दूर से देख रहे होते हैं। सोटो डियागो से कहता है कल सुबह मुझे उस बच्चे का ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि उसके फादर ने हमारे आधे से ज्यादा मेंबर्स को मारा है और उन्हें मारकर उनकी खाल बनाकर पहनता है। मुझे खून का बदला खून चाहिए, इसलिए कल सुबह अपनी पूरी टीम को रेडी रखना, हमें उनके ऊपर अटैक करना है। और सोटो डियागो को उस बच्चे को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ दूसरी तरफ मैनी कई सारी लकड़ियां लेकर आता है, जिससे वो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है। मगर सीड सिर्फ एक लकड़ी लाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो मैनी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने शेल्टर में आने दो, मगर मैनी उसे भाव नहीं देता और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। फिर सीड उसके टेल के नीचे सो जाता है। आगे हम उस गिलहरी को देखते हैं जो उस अखरोट को लेकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसे पेड़ में छुपाने की कोशिश करती है। तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है। खैर अगली सुबह टाइगर का झुंड इंसानों की बस्ती पर चुपके से हमला करता है, मगर कुत्ते के भौंकने के कारण और वो लोग उठ जाते हैं और उन टाइगर के ऊपर भाले से हमला करने लगते हैं। यहाँ डियागो उस बच्चे के टेंट में पहुंच जाता है और उसे उठाने वाला होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगती है, जिससे डियागो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे वो लेडी भागते हुए एक वाटरफॉल के नजदीक पहुंच जाती है। डियागो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। उस लेडी के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर डियागो चौंक जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इंसान टाइगर को हरा देते हैं और वहाँ से जाते समय सोटो डियागो से उस बच्चे के बारे में पूछता है। डियागो उसे बताता है कि वो बच्चा पानी में गिर गया, जिससे सुनकर सोटो उसे धमकी देता है अगर तुम उस बच्चे को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। खैर आगे जाने के बाद उस बच्चे के पिता को उसका लॉकेट पड़ा मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ सीड और मैनी कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लेडी अपना बच्चा हाथ में लिए आती है, जो कि नदी में बहते हुए वहाँ आई थी। फिर वो अपना बच्चा उनके सामने रखती है, जिसे मैनी पकड़ लेता है और अपने पास लेता है। तभी वो देखते हैं कि उस बच्चे की माँ पानी के बहाव के साथ आगे निकल जाती है। खैर मैनी उस बच्चे को वही छोड़कर जाने लगता है। सीड उससे कहता है हमें इस बच्चे को उसके डैड के पास पहुंचाना होगा। आगे सीड एक पहाड़ की तरफ इशारा करता है जहाँ से धुआं निकल रहा था। सीड आगे कहता है इस बच्चे के पिता वही होंगे, मगर मैनी वहाँ जाने के लिए नहीं मानता। तो सीड उस बच्चे को लेकर अकेले ही जाने लगता है और पहाड़ पर उसे लेकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद सीड के हाथ से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। मैनी उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे डियागो आकर उस बच्चे को पकड़ लेता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। मगर मैनी तुरंत उस बच्चे को अपने पास लेता है। डियागो उनसे कहता है ये बच्चा मेरा है, इसे मेरे हवाले करो। सीड उनसे कहता है हम इसे इंसानों के पास लेकर जा रहे हैं, मगर डियागो उसे बताता है कि यहाँ से इंसान कब के निकल चुके हैं। खैर आगे मैनी और सीड उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। आगे दोनों इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। वो ऑलरेडी उस जगह को छोड़कर चले गए होते हैं। तभी वहाँ पर डियागो आ जाता है और मैनी से कहता है अभी 2 घंटे पहले इंसान उत्तर दिशा की तरफ चले गए हैं, तुम बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं उसे इंसानों के पास पहुंचा दूंगा। मगर मैनी उससे कहता है तुम हमारे साथ चलो और मुझे रास्ता दिखाओ। खैर आगे तीनों मिलकर जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, मगर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। मैनी सीड से कहता है इस बच्चे ने पॉटी की होगी, जिससे सीड उसका कपड़ा बदलता है, मगर गलती से वो कपड़ा मैनी के चेहरे पर गिर जाता है, जिससे मैनी उसे एक झापड़ लगाता है, जिसके कारण वो बच्चा हंसने लगता है। फिर डियागो भी उसे हंसाने की कोशिश करता है, मगर उल्टा वो बच्चा फिर से रोने लगता है। उन दोनों से परेशान होकर मैनी उन दोनों पर चिल्लाता है। सीड उन दोनों से कहता है कि बच्चे को भूख लगी है। फिर उन लोगों को एक मेलन दिखाई देता है
है। मैनी उस मेलन को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक मुर्गी आ जाती है और उस मेलन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कई सारी मुर्गियाँ होती है जो आपस में कह रही होती है कि हमें आइस एज के लिए तैयार रहना है। फिर वो तीनों वहाँ आ जाते हैं, मगर तभी एक मुर्गी उनको देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि दुश्मन यहाँ आ चुका है। फिर मैनी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक मेलन चाहिए क्योंकि इस बच्चे को भूख लगी है, मगर वो मैनी की बात नहीं मानते और मेलन देने से इनकार करते हैं। मगर तभी एक मेलन गलती से उस बच्चे के पास आ जाता है। फिर सभी मुर्गियां उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे एक मुर्गी उस मेलन को लेकर पहाड़ की तरफ जाती है और गलती से उसे नीचे फेंक देती है, जिससे सारी मुर्गियां वहां आकर उस पहाड़ के नीचे गिर जाती है। फिर अभी सिर्फ 2 मेलन बचे होते हैं। सीड वहां आकर एक मेलन को उठा लेता है, मगर तभी मुर्गियां वहां आकर उस मेलन को उससे छीन लेती है और वो मेलन गलती से एक लावा के गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ उस आखिरी मेलन को मैनी उठा लेता है। तभी सारी मुर्गियां उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो मेलन मैनी के हाथ से छूट जाता है। सीड और मुर्गियां उसे पकड़ने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है, मगर सीड मेलन को पकड़ लेता है और आगे जाकर उस मेलन को जमीन पर तोड़ देता है, जिससे वो बच्चा उस मेलन को खाने लगता है, जिसे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। आगे रात के समय सीड फूड को सर्च कर रहा होता है, तभी उसे एक ट्री के अंदर एक अखरोट मिलता है, मगर तभी वहाँ पे वही गिलहरी आ जाती है और उस अखरोट को छीन लेती है। यहाँ दूसरी तरफ मैनी सोने की तैयारी कर रहा होता है, मगर तभी सीड वहाँ आ जाता है और एक पत्थर पर सोने लगता है, मगर वो काफी देर सोने की कोशिश करता है, मगर वो सो नहीं पाता और शोर मचाने लगता है, जिससे मैनी उसके ऊपर चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि बच्चा सो रहा है, शोर मत मचाओ। फिर मैनी चेक करता है कि डियागो सोया है या नहीं, तो उसे वो सोया हुआ नजर आता है। फिर मैनी उस बच्चे को अपने पास लेकर सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डियागो नींद से उठ जाता है और उस बच्चे को अपने पास लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसे किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे डियागो उसके ऊपर हमला करता है। तो वो डियागो के साथी होते हैं। उसका साथी उससे पूछता है, सोटो ने तुम्हें उस बच्चे को लाने का ऑर्डर दिया था। डियागो उनसे कहता है, मैं बच्चे के साथ एक हाथी को भी लेकर आने वाला हूँ, मगर उसका साथी उससे कहता है कि हाथी कभी भी अकेला नहीं घूमता। फिर डियागो उसे मैनी को दिखाता है, जिससे उसका फ्रेंड उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि डियागो उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर इस हाथी को नहीं मार सकते, उसे मारने के लिए हमें और साथी की जरूरत पड़ेगी। मैं हाथी और बच्चे को लेकर पिक पहाड़ी तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, तुम अपनी फैमिली मेंबर को रेडी रखना। जब सुबह मैनी नींद से उठ जाता है तो देखता है कि बच्चा वहाँ पे नहीं है, तो उसे डियागो के ऊपर शक होता है, मगर डियागो भी वही होता है। तभी उन दोनों के समझ में आता है कि बच्चा सीड के पास है। फिर हम सीड को देखते हैं जो अपने फीमेल दोस्तों के साथ मर्ड में बात कर रहा होता है। तभी मैनी वहाँ आ जाता है और उस बच्चे को लेकर जाने लगता है। सीड उससे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे को मेरे पास कुछ देर के लिए छोड़ दो, मगर मैनी उसकी बात नहीं मानता और आगे जाने लगता है। फिर सीड वापस से अपने फीमेल दोस्तों के पास जाता है, तो वहाँ पर उसे 2 राइनो नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागकर डियागो के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे खाने की एक्टिंग करो। तभी वहाँ पे 2 राइनो आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सीड को एक टाइगर ने मार दिया है, जिससे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे सीड डियागो से कहता है कि मुझे अपने मुंह से बाहर निकालो, मगर डियागो उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर मैनी आ जाता है, जिससे डियागो उसे छोड़ देता है। फिर तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डियागो को अपने साथी के पैरों के निशान नजर आते हैं, जिससे डियागो उसे मिटाकर इंसानों के पैर जैसा बना देता है, ताकि मैनी को उसके ऊपर शक न हो। कुछ दूर जाने के बाद मैनी को एक गिलहरी नजर आती है। मैनी उससे पूछता है, क्या तुमने यहाँ से आदमियों को जाते हुए देखा है? तो गिलहरी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने आदमियों को तो नहीं देखा, मगर बड़े दांत वाले जानवर को देखा है। फिर वो डियागो की तरफ इशारा करती है, मगर तभी वो उसे बाहर फेंक देता है। खैर फिर से तीनों आगे जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए हेवी स्नोफॉल होने लगता है। आगे डियागो को इंसानों का झुंड नजर आता है, मगर वो मैनी को उसके बारे में नहीं बताता और उससे झूठ कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे हम इंसानों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है, मगर मैनी उससे कहता है कि मुझे अभी जिंदा रहना है और सीड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जिससे डियागो गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसके आवाज के कारण वहाँ का बर्फ नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो तीनों उस पहाड़ के अंदर पहुंच जाते हैं और उस पहाड़ का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ क्रिस्टल क्लियर आइस होता है। फिर वो तीनों आगे जाने लगते हैं। उस वक्त मैनी ने उस बच्चे को अपने पीठ के ऊपर बिठाया होता है, मगर बच्चा गलती से आइस स्लाइडर के ऊपर गिर जाता है और आगे जाने लगता है, जिससे तीनों काफी डर जाते हैं और उस आइस स्लाइडर के टनल में जंप करते हैं। वो टनल काफी लंबी होती है। आगे जाने के बाद तीनों एक आइसबर्ग के ऊपर रुक जाते हैं, मगर उनके वेट के कारण आइसबर्ग टूट जाता है और वो तीनों फिर से स्लीप होने लगते हैं। फिर वो बच्चा हवा में उछल जाता है, जिसे मैनी कैच कर लेता है। फिर तीनों उस आइस स्लाइडर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ से जाते हुए सीड को दीवार के ऊपर कई सारी पेंटिंग दिखाई देती है। फिर सीड मैनी से कहता है कि इस दीवार के ऊपर हाथी की फोटो है। जब मैनी उस पेंटिंग को देखता है तो वो अपने पास्ट में खो जाता है। तब उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए किस तरह अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जिससे मैनी काफी इमोशनल हो जाता है और बच्चे को गले लगाकर रोने लगता है। खैर फिर से तीनों आगे जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम इंसानों को देखते हैं, जहाँ उस बच्चे के पिता उसके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होकर मैनी पे आता है, जो अपने दोस्तों से कहता है कि हम ग्लेशियर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तभी सीड उनसे कहने लगता है कि मेरा पैर जल रहा है। तभी जमीन से लावा निकलने लगता है। फिर वो तीनों एक पुल के ऊपर अटक जाते हैं और उनके नीचे से लावा बहने लगता है। मैनी जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है, मगर तभी वो पुल टूट जाता
जाता है, जिससे डियागो वही अटक जाता है। फिर वो हिम्मत दिखाते हुए उस पुल की दूसरी तरफ जंप करता है, मगर वो उस पुल से लटकने लगता है। तभी मैनी वहां आकर उसे अपने ट्रंक से ऊपर खींच लेता है, मगर मैनी पुल टूटने के कारण लावा में गिर जाता है, जिससे दोनों काफी घबरा जाते हैं। तभी उस लावा के प्रेशर की वजह से मैनी ऊपर आ जाता है। डियागो उससे पूछता है, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो मैनी उससे कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं और एक दोस्त का फर्ज है दूसरी दोस्त की मदद करना। मैनी की बात डियागो के दिल को छू जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सोटो अपने दोस्तों के साथ उस पीक पहाड़ी पर उनके आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो प्लान बनाता है कि बच्चे को और हाथी को किस तरह मारा जाए। सोटो अपने दोस्तों से कहता है कि हाथी को मारना इतना आसान नहीं है, पहले हमें हाथी को एक कॉर्नर में ले जाना होगा और जैसे ही उसका ध्यान भटक जाएगा मैं उसका गला काट दूंगा। यहाँ रात के समय सीड एक दीवार के ऊपर पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उस पत्थर से चिंगारी निकलने लगती है, जिससे उसके दिमाग में आग जलाने का आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर चलने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर सीड उस बच्चे को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, मगर वो बच्चा उसकी तरफ न जाते हुए डियागो की तरफ जाता है और उसे हक करता है, जिसे देखकर उसका दिल पिघल जाता है और उसे भी बच्चे से प्यार हो जाता है। फिर रात को सोते समय सीड डियागो से कहता है कि मैनी काफी अच्छा दोस्त है, उसने कई बार मेरी जान बचाई है। फिर हम एक गिलहरी को देखते हैं जो उस अखरोट को आइस में पिघला रहा होता है, मगर गलती से वो अखरोट पॉपकॉर्न में बदल जाता है। खैर अगली सुबह तीनों उस पीक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं तो डियागो को वहाँ उसके साथी नजर आते हैं जो हाथी और बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। डियागो मैनी से कहता है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि आगे खतरा है। मैनी उससे कहता है, ये कैसे हो सकता है? डियागो उसे बताता है कि मेरे बॉस सोटो ने मुझे ऑर्डर दिया था कि उस बच्चे को पकड़कर मेरे पास ले आना और इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ, जिससे मैनी गुस्सा हो जाता है। डियागो उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर डियागो अपने दोस्तों से मिलने उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बच्चे और हाथी को लेकर यहाँ आया हूँ। तभी सीड बच्चों को लेकर उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिससे दूसरे टाइगर उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, मगर सोटो उनसे कहता है जब तक हाथी बाहर नहीं आ जाता हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके साथी उनके ऊपर हमला करते हैं, जिससे सीड उस बच्चे को लेकर भागने लगता है। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद सीड के हाथ से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। जब सोटो वहाँ आकर उस बच्चे को चेक करता है तो वहाँ पे बच्चे का पुतला होता है, जिससे टाइगर गुस्सा हो जाते हैं और सीड को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, मगर तभी मैनी उनके ऊपर हमला करता है, जिससे उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं। फिर सोटो वहाँ आकर डियागो से कहता है कि हम दोनों मिलकर इस हाथी को मार डालते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम सीड को देखते हैं जो उस बच्चे को एक केव से बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सीड उस बच्चे को वहाँ से निकाल लेता है, जिससे वो टाइगर उस केव में ही अटक जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सोटो और डियागो मैनी को मारने वाले होते हैं। तभी डियागो सोटो के रास्ते में आता है और सोटो से कहता है कि इस हाथी को अकेला छोड़ दो, मगर सोटो उसकी बात नहीं मानता। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिससे डियागो लड़ाई के कारण बेहोश हो जाता है। आगे सोटो और उसके साथी मैनी को एक कॉर्नर में ले जाते हैं और सोटो मैनी का गला काटने ही वाला होता है। तभी डियागो उसके बीच में आ जाता है, जिससे मैनी की जान बच जाती है, मगर डियागो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर मैनी सोटो को उठाकर एक दीवार के ऊपर पटक देता है, जिससे आइस उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सीड बच्चों को लेकर डियागो के पास आता है। सीड उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें उठने की कोशिश करनी होगी, मगर डियागो उससे कहता है, मैं अभी चल नहीं सकता, तुम बच्चे को लेकर जल्दी से इंसानों के पास पहुंच जाओ, नहीं तो ग्लेशियर का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर मैनी और सीड उस बच्चे को लेकर आगे जाने लगते हैं। फिर हम इंसानों के ग्रुप को देखते हैं जहाँ उस बच्चे के पिता उस रास्ते की तरफ देख रहे होते हैं और उस बच्चे का लॉकेट जमीन पर रख देते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा हाथी आ जाता है, मगर उनको ऐसा लगता है कि वो हाथी उनके ऊपर हमला करने वाला है, जिससे सारे इंसान उसके ऊपर भाला लेकर हमला करने वाले होते हैं। तभी मैनी उस बच्ची को उनके सामने रख देता है, जिससे उस बच्चे के पिता अपने साथी को रोक देते हैं। फिर मैनी और सीड वापस लौटने लगते हैं, मगर तभी वो बच्चा उनको आवाज देता है और उनके पास जाने लगता है, जिसे मैनी उठाकर हक करता है। फिर वहाँ से जाते समय उस बच्चे के पिता उस लॉकेट को मैनी को देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डियागो आ जाता है। सीड उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उनसे कहता है, ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा माइग्रेशन था। फिर सीन चेंज होकर गिलहरी पे आता है, जो एक आइस क्यूब में समुद्र के तट पे होती है। जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं वो आइस मेल्ट होने लगती है। फिर वो गिलहरी उस अखरोट को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर समुद्र के पानी के कारण वो अखरोट वहाँ से दूर चली जाती है, जिससे वो गिलहरी काफी चिढ़ जाती है और एक पेड़ के ऊपर अपना सर पटकती है, जिससे उस पेड़ का नारियल नीचे गिर जाता है। फिर वो गिलहरी उस नारियल को लेकर उसे जमीन में इंसर्ट करने की कोशिश करती है। तभी उस जमीन में दरार पड़ जाती है और वहाँ पे लावा निकल जाता है और वो गिलहरी हमारी तरफ देखकर हंसती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।